हेलो एवरीवन, हमारे पास एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन है और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है और उसमें बोला भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बोर्ड्स में। अभी बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसका हमें रेडियस दे दिया है कि ए है और उस वायर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है, द करंट आई इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हमें आर ग्रेटर देन ए और आर लेस देन ए के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हम इसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी कर लेंगे कि हम इसमें ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस को रिलेट करेंगे ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो हमें दो केसेस सॉल्व करने हैं इसमें, आर ग्रेटर देन ए एंड आर लेस देन ए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस जो है वो क्या रखते हैं, आर ग्रेटर देन ए का रखते हैं क्योंकि वो ईजी केस है। आई एम रियली सॉरी। अब आर ग्रेटर देन ए का मतलब है एक वायर है, उससे हमारे पास आर डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है यार। ये कॉन्सेप्ट तो हम पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं। किसी भी वायर में अगर करंट चल रहा है और उसे आर डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये तो हमें ईजिली पता होता है यार। ये क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गई है और इस इक्वेशन फर्स्ट में जो B है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने की है। ठीक है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी आगे। देखिए नेक्स्ट केस क्या बन जाता है, नेक्स्ट केस बन जाता है कि जब सेकंड केस हमारा क्या है, व्हेन R इज लेस देन ए, व्हेन R इज लेस देन ए। और इस सेकंड केस में हम क्या बोलना चाह रहे हैं मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ बिल्कुल। तो इसका कलर हम रख देते हैं ब्लैक से करते हैं इसको। आर लेस देन ए वाला केस मतलब हमारे पास एक वायर है यार, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इतना अच्छा शायद ना बन पाए लेकिन जैसा भी बनेगा काम चल जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक ये वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, पहला केस हमने वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिए। अब मान लो ये हमारे पास इसकी एक्सिस है यार, ये एक्सिस है और हमें अब ये पॉइंट है कोई आर। अब ये पॉइंट तो वायर के अंदर हो गया यार, तो यानी आर लेस देन ए का पॉइंट हो गया यार ये। अब इस आर लेस देन ए वाले केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करेंगे यार। एम्पीरियन लूप का मतलब है ये, ऐसा कुछ हमने सर्कुलर लूप टाइप बना लिया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या गिवन थी कि जो करंट था ना थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन वो क्या था, यूनिफॉर्म था। जब भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मतलब है करंट अपॉन एरिया। यानी जो J है ना ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कंप्लीट वायर की बात कर रहा हूँ उसके लिए भी J की वैल्यू सेम होगी और मैं वायर के किसी अंदर पॉइंट पे हूँ वहाँ भी J की वैल्यू सेम होने वाली है। जैसे अब मैं वायर के अंदर हूँ इस पॉइंट पे, मैं कलर इसका दोबारा से चेंज करने की कोशिश करता हूँ और इसका कलर मैं रख देता हूँ, अब ब्लू कलर रख देते हैं यार। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे हैं यार, इसको P पॉइंट बोल देते हैं। इस P पॉइंट पे है R लेस देन ए में। ठीक है, अब जो I करंट था ना वो कंप्लीट वायर के लिए था यार। जब हमारा रेडियस जो था A था तो हमारे उसके कोरस्पॉन्डिंग I था। अब जब कंप्लीट वायर की बात कर रहे हैं तो J की वैल्यू लिख देते हैं I अपॉन पाई इंटू ए स्क्वायर। ये मैं कंप्लीट वायर की बात कर रहा हूँ, मैं अंदर नहीं हूँ, उस वायर के सरफेस की बात कर रहा हूँ मान लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या हूँ, मैं वायर के अंदर हूँ इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे रेडियस जो है वो R है। ठीक है, अब जो करंट पहले था वो करंट अब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में करंट बोल रहा हूँ I डैश है। तो लेकिन वहाँ भी जो J की वैल्यू होने वाली है I डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर वो भी सेम होने वाली है। यानी J की वैल्यू कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी का मीनिंग ही यही है कि J की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है। इसका मतलब क्या है कि भाई I अपॉन पाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू I डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, I डैश जो आ जाएगा I इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम इस जो हमने ये लूप कंसिडर किया था इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज़ कर सकते हैं यार। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है B डॉट DL जो होता है वो म्यू नॉट होता है
अब देखिए ये बी डॉट डी एल कर किसका रहे हैं, हम इस लूप का कर रहे हैं। ये जो लूप हमने कंसिडर किया है जिसमें करंट आई डैश है, अब उस लूप के कोरस्पॉन्डिंग हम उसका लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। तो ये लूप अब अपने अंदर कितना करंट एनक्लोज किए हुए है, आई डैश, तो म्यू नॉट के साथ वही आई डैश यहाँ पे आता है यार, ठीक है। अब बी और डी एल की डायरेक्शन सेम होने की वजह से तो हम इसको बी को ऐसा का ऐसा बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट भी होगा उस पूरे सर्कुलर लूप पे वो, तो इंटीग्रेशन डी एल हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू भी हम रख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपको शायद बैकग्राउंड से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी यार, गली में शादी है तो थोड़ा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन डी एल देखिए हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ गई है। इंटीग्रेशन डी एल, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, देखो डीएल की छोटे छोटे पार्ट्स को हम पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम उसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन डीएल का सिंपल सा मीनिंग होता है 2 पाई आर। अब देखिए ये जो सर्कल है इसी की बात कर रहे हैं हम, ये जो सर्कल है ना, इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर ही होगा। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब उसका पेरीमीटर ही है। अब म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक आर से एक आर चला गया यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू जो आती है वो है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है जिसमें हमें b देखने को मिल रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। पहली इक्वेशन में हमारे पास जो b था इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आया था। अब एक छोटा सा तीसरा केस भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जब r इक्वल्स टू a हो जाए। तो r इक्वल्स टू a हो जाए, चाहे तो इस इक्वेशन में r की वैल्यू a रख दो, चाहे इस इक्वेशन में r की वैल्यू a रख दो। तो जब आप r की वैल्यू a रखोगे तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। तो यानी r इक्वल्स टू a पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। r ग्रेटर देन a पे हमारे पास b की जो वैल्यू आई थी वो थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। r लेस देन a पे जो हमारी वैल्यू आई थी वो है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये तीन केसेस हमने सॉल्व किए हैं। देखिए यार ये तीन केसेस हमने सॉल्व किए हैं, आपका क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्वेश्चन हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम हम और कर सकते हैं। वो क्या होगा, देखिए जब ये वाले मैं r इक्वल्स टू a की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास म्यू नॉट आई कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, a कॉन्स्टेंट है। तो ये कैसी वैल्यू आई है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आई है। तो यानी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। लेकिन जब हम r ग्रेटर देन a की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो b है, देखिए b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है यार, ये हमें देखने को मिल रहा है साफ साफ। और जब r लेस देन a है, जो b है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है। तो तीन केसेस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इस एक्सिस को मैं b की एक्सिस मान लेता हूँ, इस एक्सिस को मैं r की एक्सिस मान लेता हूँ, और एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, वो पॉइंट है r इक्वल्स टू a का पॉइंट, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और देखी है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड की कांस्टेंट वैल्यू भी तो आ रही है यार, इसको मैं b नॉट बोल देता हूँ, ये b नॉट है यहाँ पे, तो वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई कर रही है और उसको b नॉट हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम r लेस देन a की बात कर रहे हैं, जब हम r लेस देन a की बात कर रहे हैं तो मतलब ये वाला रीजन जो है r लेस देन a, मतलब हम वायर के अंदर हैं यार। r लेस देन a का मतलब है हम वायर के अंदर हैं यार, ठीक है। जब हम वायर के अंदर हैं तो उस केस में हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा है b और r में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो b और r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक सीधी लाइन बनेगी, कहाँ तक, जहाँ तक r इक्वल्स टू a है। और जैसे ही हम r इक्वल्स टू a पे आएंगे, हमें एक बात पता है, r इक्वल्स टू a पे जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाली। तो r इक्वल्स टू a के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसको हम यहाँ से एक सीधी लाइन इस पे डाल सकते हैं और यहाँ से एक सीधी लाइन इस पे डाल सकते हैं। मतलब ये इसको मैं हटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है यार, कोई बात नहीं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो r इक्वल्स टू a पे हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है, r इक्वल्स टू a पे ये एक वैल्यू आ गई है। अब r ग्रेटर देन a देखिए यार, ये सेकंड जो केस आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो b है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ से जो b जाएगा हमारा वो कुछ इस तरीके की शेप बनाते हुए निकलेगा। यानी ये वाला केस कौन सा था, मैं इसको, ये जो पहला केस है स्ट्रेट लाइन वाला केस है, ये कौन सा केस था,
ये केस था जब हम वायर के अंदर थे यार, यानी इस केस में जो B है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जब हम वायर के अंदर थे यानी ये वाला पोर्शन जो था, ठीक है, और R इक्वल्स टू A पे हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई ये वाली। फिर R ग्रेटर देन A जैसे ही निकले हम, यानी इस वाले पोर्शन में जब हम आए तो हमारे पास जो B है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R बन गया यार। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और R का ग्राफ कुछ इस तरीके का आ गया है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारे चांसेस है कि एग्ज़ाम में आए और आएगा, क्योंकि CBSE ने अपने सैम्पल पेपर में भी दे दिया है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आएगा और थैंक यू सो मच, बाय बाय।